नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीटी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर चुरू, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि इससे पहले जो मैंने चैनल अपलोड किया था, आपके ग्रुप में शेयर किया था, वो लोक प्रशासन के अर्थ और परिभाषा से संबंधित था। आज का जो टॉपिक है वो उसी का अगला टॉपिक है, लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो एक विस्तृत हम अवधारणा कह सकते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में लगभग लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में दो उपागम हैं। एक तो है पोस्ट कॉर्प और दूसरी है विषय वस्तु उपागम। तो आज के इस लेक्चर में इन दोनों विषयों के संबंध में मैं बिंदुवार आपको समझाने का प्रयास करूंगी। जो लोक प्रशासन का पहला जो अवधारणा है पोस्ट कॉर्प की, वो प्रशासन के विद्वान लूथर गुलिक ने इसका आविष्कार किया था। उनका ये मानना था कि जो लोक प्रशासन में जो पोस्ट कॉर्प शब्द है, ये 7 शब्दों का एक समूह है। जैसे POSD, ये चारों अलग हो गए, 4 हो गए, और CO को जोड़ करके एक माना है 5, और RB, ये 7 शब्द हैं। तो पहला क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए पोस्ट कॉर्प शब्द को लिया जाता है। इस शब्द को इससे सरलता समझाया भी जा सकता है, और इसका आविष्कार लूथर गुलिक ने ही किया था। इसमें इन 7 का एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। लूथर गुलिक ने जैसा कि बताया है कि P फॉर प्लानिंग, अर्थात नियोजन या योजना निर्माण करना। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं या जो कोई भी हमको कार्य करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो होती है प्लानिंग करने की, योजना बनाने की। बिना योजना बनाए किसी भी कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता। अगर हम सब किसी कार्य को करने का प्रयास भी करेंगे तो उसमें एक कहते हैं एक तालमेल नहीं बन पाएगा। इसलिए जब कोई भी कार्य करना हम चाहते हैं, जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमको योजना बनानी होती है। और दूसरा जो अक्षर इसमें दे रखा है O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्राधिकार के औपचारिक ढांचे की स्थापना करना, जिसके द्वारा कार्य उपविभाजनों को तय लक्ष्य के लिए व्यवस्थित, परिभाषित और समन्वित किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यह है कि जो योजना बनाई गई है या जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसको प्राप्त करने के लिए योजना बनाई गई है, तो उसके लिए संगठन भी निर्धारित किया जाना चाहिए। और संगठन कैसा संगठन कि औपचारिक रूप से, विस्तृत रूप से संगठन बनाया जाए, जिसमें कि विभिन्न प्रकार से कार्यों का विभाजन, उपविभाजन भी किया जाए, और उसमें समय भी निर्धारित किया जाए कि किस कार्य को किसके द्वारा और कितनी समयावधि में संपन्न करना है। तो इस तरह से संगठन भी लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा जो शब्द आता है वो है S फॉर स्टाफिंग, यानी कि कर्मचारी या सेवी वर्ग। अर्थात प्रशासन में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हमें क्रियान्वित करना है जनहितों को प्राप्त करने के लिए, जनहितार्थ जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी हमने योजना बना ली, संगठन निर्धारित कर लिया, लेकिन उसमें कौन लोग काम करेंगे, उनकी क्या योग्यताएं होंगी, उनको किस प्रकार से अपने कार्यों को करना होगा, इसके लिए प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया क्या होगी,
उनको कैसी परिस्थितियां प्रदान की जाएंगी, उनको वर्क एनवायरनमेंट क्या प्रदान किया जाएगा जिससे कि वो निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सकें। इन सब का भी निर्धारण किया जाना अनिवार्य माना जाता है यदि हम लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करना चाहते हैं। तो गुलिक साहब के द्वारा बताए गए जो क्षेत्र के अगला शब्द है वो है डी। डी फॉर डायरेक्शन, यानी निर्देशन या निर्देशित करना। इसका तात्पर्य यह है कि निर्णय लेने और उन निर्णयों को विशिष्ट और सामान्य उद्देश्यों और निर्देशों में समायोजित करने का निरंतर कार्य और उपक्रम के नेता की भूमिका का निर्वाह करना। हम सभी जानते हैं कि जो भी कार्य होते हैं उन सभी को क्रियान्वित करना अनिवार्य होता है। तो इसको हम इस रूप में भी बता सकते हैं कि बिना निर्देशन के कोई भी लक्ष्य सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसमें एक नेता की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। नेता ही समय समय पर निर्देशन प्रदान करते रहते हैं। अगला बिंदु आता है CO। CO मीन्स कोऑर्डिनेशन, अर्थात तालमेल करना, समन्वय की स्थापना करना। इस कार्य को देखें तो ये लोक प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी, समन्वय की। अगर समन्वय की स्थापना न की जाए तो लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित कोई भी दायित्व हो, यदि उसमें समन्वय की स्थापना नहीं की जाएगी तो वो लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे रेलवे है, रेलवे में अगर समन्वय की स्थापना न की जाए तो फटाफट एक्सीडेंट होते चले जाएंगे, सारी ट्रेनें आपस में करती चली जाएंगी। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि तालमेल का जो कार्य होता है, जो कोऑर्डिनेशन का होता है, एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और ये अगर ना किया जाए तो प्रशासन कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। अगला शब्द है R। R फॉर रिपोर्टिंग, यानी सूचना देना। रिपोर्टिंग के अंतर्गत संगठन के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसकी सूचना, उसके तथ्य सभी को एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करना, अपने उच्च अधिकारियों को भी उससे सम्मिलित, उनको सूचित करना और साथ में जो लोग उन कार्यों से संबंधित है उनको भी सूचित करना, जिससे सबको पता रहे कि संगठन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, उनके कार्य का क्या इम्पोर्टेंस है और यदि वो अपने कार्यों को समय पर समयबद्ध रूप से संपन्न नहीं करेंगे तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए रिपोर्टिंग भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आखिरी शब्द आता है बी। बी फॉर बजटिंग, अर्थात बजट किसे कहते हैं? बजट आय व्यय के ब्यौरे को बजट कहा जाता है। तो जो भी निर्धारित लक्ष्य हैं उनके लिए क्या धनराशि आवंटित की गई थी, उस धनराशि का उपयोग किस किस मद में कितना कितना किया गया, क्या धनराशि कम रही तो अतिरिक्त धनराशि की मांग की जानी चाहिए, वो नियमानुसार किया गया या नहीं, इन सब का विवरण इस बजट के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो दूसरा था दृष्टिकोण, पहला तो पोस्ट कॉल से संबंधित अवधारणा थी और दूसरी अवधारणा इसकी थी विषय वस्तु दृष्टिकोण। विषय वस्तु दृष्टिकोण, ये जब पोस्ट कॉल की अवधारणा काफ़ी समय तक चलती रही, उसके बाद ये प्रतीत होने लगा कि पोस्ट कॉल की जो विचारधारा है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। सिर्फ पोस्ट कॉल में ही प्रशासन नहीं है, बल्कि पोस्ट कॉल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि ज्ञान प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये विषय वस्तु दृष्टिकोण में विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए और उनका ये कहना था कि सिर्फ पोस्ट कॉल भी प्रशासन नहीं है, बल्कि प्रशासन के अंतर्गत जो प्रशासन जिस पर्यावरण के अंतर्गत कार्य कर रहा है उस पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। जो भी निर्धारित लक्ष्य हैं वो किनके लिए है
वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, इन सब के बारे में भी पूरा अध्ययन किया जाना चाहिए। इन सब का अगर अध्ययन नहीं किया जाएगा तो पोस्ट कॉर्प अकेले ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार पोस्ट कॉर्प उपागम तकनीकी निर्देशित है और विषय निर्देशित नहीं है, अर्थात उस एनवायरनमेंट का अध्ययन इसमें नहीं बताया गया है, जबकि वो एक बुनियादी तत्व है। इसलिए लेविस मेरियम ने भी सही कहा है कि लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है। जैसे कैंची की दो धारें होती हैं, एक धार तो पोस्ट कॉर्प द्वारा समेटे जाने वाले क्षेत्रों का ज्ञान हो सकता है और दूसरी धार उस विषय वस्तु का ज्ञान हो सकता है जिसमें ये तकनीकें प्रयोग की जाती हैं। एक प्रभावी औजार बनाने के लिए इन दोनों ही धारों को तेज होना चाहिए और दोनों ही धारों को मिलकर के कार्य करना चाहिए, तभी ये सुचारू रूप से कार्य कर सकती हैं। इस प्रकार से लोक प्रशासन का क्षेत्र में सिर्फ पोस्ट कॉर्प ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उस विषय वस्तु का भी अध्ययन किया जाता है जिसमें कि प्रशासन कार्य करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।